जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे भेड़े और भेड़िए। जो आईसीएसई बोर्ड में साहित्य सागर किताब में संकलित है यह पाठ भेड़े और भेड़िए। इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। लोकतांत्रिक राज्यों में, लोकतांत्रिक देशों में नेता जो है, नेता मंत्री जनता पर किस प्रकार अत्याचार करते हैं, इस बात को बड़े सरल ढंग से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हुए देखते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यानी एक अच्छी शासन व्यवस्था उनको अपनानी चाहिए। ऐसा लगा किसी जंगल के, अर्थात लोकतंत्र करेंगे। और एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और सभी ने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ग युग अब आया, वह आया। देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ उसे कहा गया है जबकि एक अचानक, यानी कहीं पर भी देखिए, क्रांति का मतलब है बहुत तेजी से लड़ाई या कोई भी बात बढ़ जाना। तो इस जंगल प्रदेश में, इस वन प्रदेश में अचानक इस प्रकार का परिवर्तन आया, इसीलिए इसे क्रांति इन्होंने कहा है। और वो क्या? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई जाए, इस तरह की बात की गई। इसे ही क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया है। जिस वन में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, यानी लेखक कह रहे हैं कि जिस जंगल की बात हम करने जा रहे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। कौन ज्यादा थी? भेड़। निहायत नेक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक ने भेड़ों की क्या विशेषता बताई। तो भेड़ें कैसी हैं? निहायत नेक, यानी बहुत ही सरल भाव की, ईमानदार, कोमल, विनयी। विनयी मतलब मान लीजिए हर समय वो विनम्र स्वभाव वाली है, यानी रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना आदि। दयालु, दया करने वाली हैं, बड़े ही नरम दिल की हैं। निर्दोष पशु, यानी ये या ऐसे जानवर हैं भेड़ जो गलती नहीं करते। कि निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाते हैं, यानी ये घास को भी अगर खा रही हैं तो फूंक के, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी गर्म चीज खाते हैं, जैसे आप समोसा खाते हैं ना, समोसा बहुत गर्म है तो फूंकते हैं, उसके बाद खाते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। भेड़ें घास को खाती हैं तो उससे पहले उस पर जरा ये फूंक मार लेती हैं कि कुछ धूल हो या कोई चींटी उसके पीछे छुपी हो, कोई छोटा कीड़ा जीव हो तो वो भाग जाएगा, इसलिए ऐसा ये करती हैं। स्वच्छता के आधार पर भी ठीक है, और सफाई, और कोई जीव इनके मुंह में ना आ जाए, चींटी ना आ जाए, इसलिए। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। तो अब भेड़ों को क्या लगा कि भाई अब हमें किसी बात की डर नहीं रहेगी, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए। इन्होंने सोच लिया कि हम अपने प्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से नियम बनवाएंगे जो यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कि भाई कोई भी जीवधारी दूसरे जीवधारी को सताए ना, और ना मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। यानी हमारे इस समाज में, इस जंगल समाज में एक सभी में भाईचारा रहे, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को ना सताए, ना मारे, यानी कोई किसी को मार के खाए। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात थी भेड़ की, यानी भोली भाली जनता, जिस भेड़ का यानी जनता का प्रतीक लेखक ने यहाँ पर भेड़ को दिया है।
और है दूसरा प्रतीक है भेड़िया, जो बड़ा ही खतरनाक जानवर होता है, जो छोटे जानवरों को मार के खा जाता है और यहाँ तक कि कई बार इंसानों पर भी हमला कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भेड़िया बड़ा ही खतरनाक होता है। तो यहाँ अब इन भेड़ियों को, यानी ध्यान दीजिएगा, नेताओं को, मंत्रियों को चिंता होने लगी कि अगर ऐसा हो जाएगा, यानी समाज में जब पूरी तरह से पारदर्शिता हो जाएगी, ईमानदारी की बात होने लगेगी, तो ये जो चाटुकार है ना, जो नेता हैं, मंत्री हैं और बड़े स्तर पे जो ऑफिसर है ना, जो रिश्वत दे के मंत्री बन जाते हैं, पार्टी को दे करके जिसकी सरकार बनती है उसमें वे रिश्वत दे करके, फिर मंत्रियों को रिश्वत दे करके जो बड़े ऑफिसर अधिकारी बन जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सरकार में रह के मंत्री पद पर रह करके बहुत कमीशन खाते हैं। तो अब इस तरह के लोगों को चिंता होने लगी कि अब तो न्याय की बात होने लगी है, लोग जागरूक होने लगे हैं, तो हमारा तो ये जो 3-5 जो चोरी चकारी का काम है वो नहीं चल पाएगा। ध्यान दीजिए, आते हैं यहाँ। तो इधर भेड़िए ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आ गया है, यानी मुसीबत का समय आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, यानी संख्या ज़्यादा है, उनको वोट ज़्यादा मिलेगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब ये लोग ऐसा सोचने लगे कि हमको क्या करना चाहिए। अब होता है, चुनाव आता है तो ये लोग बड़े वादे करते हैं ना, नेता। खैर, आदि बातें आप सभी जानते भी हैं, बहुत ही ज़्यादा जानते हैं कि हमारा समाज कैसा है, और समाज में अगर खुशहाली लाना है, प्रसन्नता लानी है, तो करना क्या है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, आप अभी आपका ये विद्यार्थी जीवन है, लेकिन बड़े होकर आप समाज में जिस किसी भी ऊंचे स्तर पे आप जाते हैं, कोई नौकरी ऑफिसर बनते हैं या नेता मंत्री बनते हैं, तो इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि किसी को सताना नहीं। आजकल देखिए, नेता और जो ये मंत्री बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और कोई भी ऑफिसर जो होते हैं, वो किस किस लिए आते हैं? ये जो है जनता की सेवा के लिए आते हैं, पब्लिक सर्विस में आते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, पब्लिक पर राज करने लगते हैं। कोई भी नेता देखो, आप चुनाव का जब समय होता है तो जनता के बीच बार बार आते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, और हजारों वादे करते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कई अनेक नेता हैं जो दिखाई नहीं देते कहाँ गए। तो इस तरह के नेताओं को करारा जवाब देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। और अगर ये वोट मांगने आते हैं तो इनके मुंह पर इनकी बुराई करनी चाहिए कि आप तो पिछली बार भी ऐसा कहे थे और पता नहीं चला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने आचरण में इस तरह के व्यवहार न लाना, यानी आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आपको कोई नौकरी मिली है या लोगों ने आपका समर्थन किया है, तो आप उससे ज़्यादा उनकी सेवा करना, उनका सहयोग करना, उनकी मदद करना, उन्हें लूटना नहीं, किसी को गुमराह नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। आप अगर किसी संस्था में हैं, आप किसी संस्था के संस्थापक हैं, यानी व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, तो आपके पास जो लोग काम करते हैं ना, कर्मचारी जो भी आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, आप उनके बारे में जानना, उनकी जानकारी जरूरी है आपको लेना कि किसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, और उस हिसाब से उसका समर्थन करना, सपोर्ट करना। अगर लगता है कि आपके पास कोई भी व्यक्ति अच्छे ईमानदारी से काम कर रहा है और उसकी सैलरी कम है, उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और तो आपको इस बात का पता लगा के, या अगर वो आपसे सिफारिश करता है, तो आप वास्तविकता को जानें और ज़रूर उसकी सैलरी बढ़ा दें, किसी भी प्रकार से उसकी मदद जरूर करें। क्योंकि जब व्यक्ति आपके पास नौकरी करता है फिर भी उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता है, तो और जाए कहाँ या क्या करे। तो ऐसी परिस्थिति में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे प्रबंधक यानी मैनेजर होने के नाते कर्तव्य बनता है कि अपने कर्मचारी को खुश रखें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अब एक बात बताता हूँ, देखिए, अभी स्वर्गीय रतन टाटा जी हमारे बीच अभी नहीं रहे, लेकिन उनके जाने से, स्वर्गवासी होने से, उनके निधन पर पूरे लोग दुखी हुए, क्योंकि ये इनका स्थान सबके दिलों में था। इन्होंने अपने लिए कोई भी व्यवसाय नहीं किया था, भारत के लिए किया था, पूरे देश का नाम इन्होंने सबसे ऊपर किया।
दानदाताओं में सबसे नंबर 1 है ये। इनके जितना दान किसी ने नहीं किया है। तो हमें अगर कोई काम करना चाहिए तो कुछ ऐसा ही जिससे किसी का दिल ना दुखे। ये अपनी इनकम का, अपनी कमाई का, आपको पता है 60% से 60% से भी ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा ये दान कर देते थे। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति बड़े सम्मान के साथ इनका आज भी नाम लेता है और भविष्य में भी इनका नाम लिया जाएगा आदर और सम्मान के साथ। तो अगर आपको कहीं इस तरह की बात दिखती है, लगता है कि आपके अगल बगल कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मदद कर देनी चाहिए, तो निसंकोच मदद करनी चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी को आप सहारा नहीं दे सकते हैं तो परेशान ना करें। खैर, अब आते हैं यहाँ। देखिए, पाठ, कोई भी लेसन, पाठ पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि केवल हम पाठ पढ़ें। पाठ से संबंधित बातों को जानते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो यही वास्तविक जानकारी है, यही वास्तविक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। इस बात को ध्यान रखना बेटा। अगर हम कोई पाठ पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिए जल्दी जल्दी, वास्तविक जानकारी वो नहीं होती। उससे संबंध करते, उसको जोड़ती हुई जानकारी। अब देखिए, हम पाठ पढ़ रहे थे, इसमें बीच में आई उदाहरण, बात आई, हमने सोचा नहीं था मुझे रतन टाटा जी का नाम लेना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बात आई तो अब उनसे अच्छा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है। आप भी जानते हैं, आप अपने माता पिता से भी पूछिएगा तो बताएंगे। और वास्तव में कहते हैं, कर भला तो हो भला। इंसान चाहे, कहते हैं ना, आए, अगर व्यक्ति आया है तो खाली हाथ आया है, मुट्ठी बांध के इंसान इस दुनिया में आया हुआ है, और अगर हम जब जाते हैं तो हाथ पसार के जाते हैं, खाली हाथ जाना है। इसलिए हमें नेक काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे नेक यानी अच्छे कर्मों को ही लोग याद करते हैं, और उसी के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें हमारे रहने या ना रहने पर भी लोग सम्मान आदर करते हैं। आते हैं यहाँ, ध्यान दीजिए, मैं नेताओं की बात इस पाठ में भी बताया गया है, और आप भी जानते हैं नेताओं का चरित्र क्या होता है, मंत्रियों का चरित्र क्या होता है। अगर अच्छे होते तो अच्छा कहा जाता, सबके सामने है। हाँ, सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन 100 में से 1-2 अच्छे हैं, बाकी अधिकांश आप किसी का भी देख लीजिए कि कहे कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और जनता की सेवा करते करते वो कितने अमीर हो जाते हैं। जबकि कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो चंदा लेके चुनाव लड़े, और उनके पास जीतने के बाद 5 साल 10 साल में उनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। आदि बातें आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। तो ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ध्यान दीजिएगा, भेड़े और भेड़िए पाठ की और भी वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, इसकी वीडियो इस चैनल पे है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, मैं अगली वीडियो में भी बताऊंगा, और अभी मैं आपको बताऊंगा, 1-2 जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो आप देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से आपके मित्र के ज्ञान में वृद्धि हो जाए, तो वो आपको दुआ देंगे, और हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जो किसी से दुआ मिले। खैर, आगे बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, यानी भेड़ें खुश होती जाती। तो ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। भेड़िए जो खतरनाक जानवर हैं, इनका दिल बैठता जाता कि अरे क्या होगा क्या होगा, इनको टेंशन होने लगता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सियार है, जयकाल, ठीक है, सियार। सियार जो है क्या करता है, सियार का इसमें रोल क्या है पूछा जा सकता है। सियार का रोल है चापलूसी करने वाला। हर एक नेता मंत्री के पीछे कुछ चाटुकार होते हैं जो नेताओं की, मंत्रियों की झूठी चापलूसी करके, जिसको आप बटरिंग कहते हैं, ठीक है, बटर लगाना, चढ़ा देना बातों करके, ठीक है। तो हर एक नेता या कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके पास इस तरह के लोग रहते हैं जो उनकी झूठी तारीफ करके अपनी जीविका चलाते हैं। मतलब खाना पीना और झूठे जय जय बोलना, ऐसे करने वाले लोग होते हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पर सियार है, जिसके माध्यम से लेखक ने हमारे समाज की वास्तविकता को बताया। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए के पास
जो है अपना प्रस्ताव रखा कि आप परेशान क्यों हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं। दुम यानी पूंछ हिलाते रहते हैं अपना धीरे धीरे से। उसकी सेवा करते हैं और मौके में बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। मौके बेमौके यानी समय कैसा है, कब बोलना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि अब हमें ज़रूरत है तो बोलते हैं। ये बात कही गई है यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, भोली भाली भेड़ों के बारे में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक के अनुसार भेड़ों का व्यवहार कैसा है, या लेखक ने भेड़ों के बारे में क्या बताया है। और भेड़े जो है, इस पाठ में भेड़े किसकी प्रतीक हैं, भेड़िया किसका प्रतीक है, सियार किसका प्रतीक है। भेड़े भोली भाली जनता की प्रतीक हैं, भेड़िया नेता और मंत्री का प्रतीक है, सियार जो है चाटुकार चापलूसी करने वाले लोगों का प्रतीक है। आदि बातें विस्तार से हम आपको फिर अगली वीडियो में बताएंगे। मुझे देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।